हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पर, जहां पर हम क्रिकेट के इन डेप्थ एनालिसिस और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं। जो भी गतिविधियां क्रिकेट मैदान पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट मैदान के बाहर हो रही होती हैं, तो जैसा कि आपको पता है, कल के दिन पे इंडिया और जिम्बाब्वे अपना पहला ओडीआई खेलने जा रही है। इंडिया टीम ने बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन किया वहाँ जिम्बाब्वे में, और कल तैयार होंगे वो बिल्कुल भी अपने अपोनेंट को नेस्तनाबूद करने के लिए। और उनको बहुत हार्ड आना होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आना होगा जिम्बाब्वे के। मतलब एक ये मैच नहीं है, ये मिसमैच है टोटली टोटली मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे इंडियन टीम मोर देन 150 रन, अगर फर्स्ट बैटिंग करती है तो मोर देन 150 रन से जीते, और अगर वो बॉलिंग मतलब बैटिंग सेकंड करती है तो मोर देन 8 विकेट से वो उनकी जीत होनी चाहिए। अगर 200-250 रन पे जिम्बाब्वे आउट हो जाती है, तो अगर 300, 350, 300, 350 भी वो अगर बना जाती है जिम्बाब्वे, तो फिर इंडियन टीम की यहाँ पे मैं बोलूंगा कि उनके बॉलिंग में वो डेप्थ नहीं है, या फिर वो कला नहीं है कि वो सामने वाली टीम को रैप अप कर सके और उनको समेट सके बहुत ही कम या निजी स्कोर पर। तो आइए हम एक रिव्यू कर लें कि कल की जो प्लेइंग 11 है इंडिया की, वो क्या क्या हो सकती है। तो जैसा कि मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि ओपनर कौन होगा, शिखर धवन के साथ केएल राहुल होंगे, या फिर आपके हुड्डा होंगे, संजू सैमसन भी ओपनिंग कर सकते हैं, उसके बाद ईशान किशन भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऋतुराज हैं। मतलब ऑप्शंस की भरमार है इंडियन टीम में ओपनिंग की। लेकिन जो मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ टीम इंडिया जाएगी ओपनिंग करने के लिए, और शिखर धवन और शुभमन गिल आपके ओपनर होंगे। थर्ड नंबर पर मुझे लगता है कि मैं देखना चाहूंगा, ट्राई एंड टेस्ट करना चाहूंगा राहुल त्रिपाठी को कि हाउ गुड ही इज इन दिस फॉर्मेट एंड इन दिस लेवल। तो राहुल त्रिपाठी मेरे थर्ड नंबर के बैट्समैन होंगे। फोर्थ नंबर पर मैं देखना चाहूंगा आपके केएल राहुल कप्तान को कि वो किस तरीके से नीचे डाउन द लाइन खेल सकते हैं। अगर वर्ल्ड कप में 2023 के वर्ल्ड कप में उनको अगर चौथे नंबर पे पोजीशन मिलती है, क्योंकि रोहित शर्मा और शिखर धवन अगर ओपनिंग करते हैं और थर्ड नंबर पर विराट कोहली आते हैं, तो केएल राहुल को फोर्थ नंबर ऑटोमेटिकली आना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ पर केएल राहुल को इस सीरीज में या फिर जो आने वाले सीरीज है उन पर चौथे नंबर पे वो खेलें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो फेमिलियर होंगे, यूज टू होंगे फोर्थ नंबर पे खेलने के। तो चौथे नंबर पे खुद कप्तान केएल राहुल आए। पांचवें नंबर पर मैं देखना चाहता हूं आपके दीपक हुड्डा को, सॉरी, पांचवें नंबर पर संजू सैमसन, देन छठे नंबर पे दीपक हुड्डा, सातवें नंबर पर अक्षर पटेल आए, आठवें पे शार्दुल ठाकुर आए, नौवें नंबर पर आपके दो तीन ऑप्शंस हैं मेरे पास, जैसा कि वाशिंगटन सुंदर होते, लेकिन वाशिंगटन सुंदर खेल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर आप कुलदीप यादव को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो बॉलर्स में होंगे वो आवेश खान होंगे, और लास्ट जो आपके 10-11वें प्लेयर होंगे वो या तो दीपक चहर होंगे या फिर सिराज होंगे। तो ये दो ऑप्शंस में इंडिया ट्राई करेगी। सिराज और दीपक चहर किसके तरफ जाते हैं, या हो सकता है सिराज, दीपक चहर और या ये आवेश खान, सॉरी, सिराज और दीपक चहर दोनों खेल लें और आपके कुलदीप यादव को बाहर बैठना पड़ जाए। तो ये कॉम्बिनेशन टीम इंडिया, मुझे लग रही है, प्रोबेबिलिटी है कि ये टीम खेलेगी। और इंडियन टीम को यहाँ पर अगर बैटिंग करने का मौका मिले तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इंडियन टीम 50 ओवर का फुल यूटिलाइज कर पाएगी। और कौन प्लेयर कितने पानी में है, या कौन प्लेयर किस तरीके से इनिंग बिल्डअप कर सकता है। 50 ओवर का मैच ना, इस तरह से आप देखें कि वो इनिंग को कैसे बिल्डअप करता है, या इनिंग को कैसे शुरू करता है, फिर एक्सेलरेट करता है, और फिर लास्ट पे फिनिश कैसे करता है। ये सबसे ज्यादा जरूरी 50 ओवर के क्रिकेट पे खेलने, क्योंकि टीम इंडिया ऑलमोस्ट सेटल है। हम लोग ऑडिशन कर रहे हैं वर्ल्ड कप में आपके ओपनर के लिए। शिखर धवन ये आएंगे या नहीं आएंगे। सेकंड नंबर पर आपके रोहित शर्मा फिक्स हैं। थर्ड नंबर पे आपके विराट कोहली फिक्स हैं। फोर्थ नंबर पे हम ऑडिशन कर रहे हैं कि कौन होने चाहिए। केएल राहुल भी हो सकते हैं और आपके सूर्य कुमार यादव भी हो सकते हैं। तो फोर्थ नंबर का ऑडिशन यहाँ पे हम देख रहे हैं। सूर्य कुमार यादव को नहीं लिया गया, तो दैट मीन्स की टीम कंसिडर कर रही है कि सूर्य कुमार यादव ऑटोमेटिक सिलेक्शन होंगे फोर्थ नंबर पे। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को ईशान किशन के साथ मैं नहीं जाऊंगा किसी भी ऑप्शंस पे लेकर के। उसके बाद फिफ्थ पे आपके हार्दिक पांड्या होंगे, सिक्स्थ पे आपके ऋषभ पंत होंगे, सेवंथ पे आपके जडेजा होंगे। तो इस तरह से बैटिंग लाइनअप चलती रहेगी। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि टीम इंडिया की वर्ल्ड कप टीम क्या होनी चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे के लिए मेरा यही लाइनअप होगा। और मोस्टली बॉलिंग यूनिट पे 8वें नंबर पे मैं ये सीरीज बेसिकली 8वें नंबर का जो सिलेक्शन है उसको लेकर के उत्साहित था कि 8वें नंबर पर आपको सुंदर अगर मिल जाते हैं
तो बहुत ही हैंडी होगा, क्योंकि वो बैट भी कर सकते हैं और बॉलिंग भी कर सकते हैं अगर स्पिनिंग ट्रैक मिलती है वर्ल्ड कप में तो। और अगर स्विंग होती है या पेस होती है या फिर सीम एंड स्विंग होती है बॉल पे, उस दिन आइडियल कंडीशन होती है, तो फिर तो शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर, इन दोनों में से आपको 8वें नंबर पे जाना होगा। तो 8वें नंबर पे मैं एक ऐसा बैट्समैन ढूंढ रहा हूं या ऐसा बॉलर ढूंढ रहा हूं जो अपने हाथ को हैंडी घुमा सकता है और टीम को जरूरत पड़ने पर 10, 12, 15 रन की स्कोर तेजी से खेल सकता है। तो चाहे वो दीपक, दोनों ऑप्शन अपने पास है, पेसर में भी है जो ये काम काम कर सकते हैं और स्पिनर में भी है। स्पिनर में हमारे पास रविचंद्रन अश्विन है, ऑल्दो ही इज नॉट पार्ट ऑफ जिम्बाब्वे स्क्वाड, बट वैसे वो सिलेक्शन के लिए रेडी हो सकते हैं। तो अश्विन होंगे या फिर मेरे दूसरे ऑप्शन आपके वाशिंगटन सुंदर होंगे, या फिर अगर पेसर में जाना है तो फिर शार्दुल ठाकुर या फिर आपके दीपक चहर। तो ये मोटा मोटी टीम कॉम्बिनेशन होगी और मुझे लगता है आसानी से टीम इंडिया ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि जिम्बाब्वे की जो स्क्वाड मैं देख रहा हूँ उसमें मुझे गिने मतलब नाम भी याद नहीं है ऐसे वाले प्लेयर्स हैं यार। मतलब नाम जिनको आप जानते हो थोड़ा बहुत वो है आपके सिकंदर रजा हैं, रेगिस चिकाबावे जो कप्तान होंगे उनके वो हैं, उसके बाद आपके डोनाल्ड ट्रिपानो हैं, और उसके बाद आपके क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रिपानो हो गए, चकाबावे हो गए, सिकंदर रजा हो गए, लूक जोंगवे को आप थोड़ा बहुत आप जानते हैं। और इसके बाद आपके जो हैं वो है रोरी रियान बर्ल, उनको मैं इस वजह से जानता हूं कि पूमा ने उनको स्पॉन्सर के टाइम पे उन्होंने सोशल मीडिया पे हेल्प मांगी थी और पूमा ने हेल्प किया था उनको, उस वजह से जानता हूं। ऑल्दो बैटिंग और क्रिकेट के सेंस पे मैं उनको नहीं जानता। तो कुछ गिने चुने 4 या 3 नाम ही बचे हुए हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट में जो कि कल का मैच खेलेंगे और देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करते हैं। जिम्बाब्वे यहाँ से कुछ सीख के ही जाएगी, चाहे वो कुछ भी कर ले तो वो सीखना तो उनका तय है। तो उनके लिए हारने को कुछ नहीं है, उनको ये देखना है कि वी शुड गो ऑल आउट, और सामने वाली टीम को अपोजिट, अगर वो फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो ऑल आउट करने का सोचें, उनको रिस्ट्रिक्ट करने का सोचें, और अगर वो फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो वो ये ना ट्राई करें कि मुझे स्कोर करना है अच्छा, मतलब तेजी से रन बनाना है, वो ये पहले ट्राई करें कि मुझे 50 ओवर खेलने हैं, भले मेरा रन रेट 4 का ही क्यों ना हो, तो 50 ओवर भी खेलते हैं तो 220 225 रन बना सकते हैं। तो यहां से उनके हमेशा विन विन ही सिचुएशन होगी, चाहे वो कैसा भी परफॉर्मेंस करे, क्योंकि टीम नहीं है ना यार, आप जोड़ जाड़ के खिला रहे हो, कोई इधर से आ गया, कोई लूट बोट्सवाना से खेल रहा है, तो कोई जिम्बाब्वे का है, तो कोई आपका रवांडा का है, तो कोई आपका युगांडा का है, तो ऐसे ऐसे जगह से तो लोग मिला जुला करके खेल रहे हैं वो लोग। तो जिम्बाब्वे क्रिकेट को यहाँ से कुछ सोचना पड़ेगा कि टीम्स को कैसे फिट रखा जाए, और इंडिया जैसी टीम आ रही है तो उसमें आप अपनी ही टीम को बी टीम की तरह उतार रहे हैं, तो ये गलत है, क्योंकि इंडिया टीम बार बार ट्रैवल नहीं करती है। आप इंडिया टीम आपको फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए खेल रही है वहां पे कि चलो आपका रेवेन्यू थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इंडियन टीम के फैन फॉलोइंग्स बहुत है, वो कहीं भी जाएंगे तो वहां क्रिकेट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो इसके साथ मैच का देखने का बहुत मजा आएगा। कल हम मैच मैं भी देखूंगा लाइव, और उसके बाद हम आपको अपडेट करेंगे कि कैसे परफॉर्मेंस रही और क्या जिम्बाब्वे ने सही किया या गलत किया, उस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। रादर इंडिया ने क्या गलत किया और सही किया, क्योंकि इंडियन टीम अगर गलत खेलती है यहाँ से, अगर वो कुछ भी अगर पुअर क्रिकेट प्ले करती है तो वो उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि ये जो प्लेयर्स हैं ये उतने एक्सपीरियंस नहीं है जितने हमारे ए टीम के प्लेयर्स हैं। लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे जैसी टीम के साथ तो ये उनका कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए और वो आसानी से मैच जीत जाना चाहिए उनको। तो इसके साथ हम दूसरी खबर पर बढ़ते हैं। कल जैसा कि एक और मैच है आपका पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का, नीदरलैंड ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म किया आपके पाकिस्तान के अगेंस्ट में। और पाकिस्तान टीम का मैंने देखा है हमेशा यार कि जिस टाइप की अपोजिशन होती है ना उसी टाइप के वो खेलते हैं क्रिकेट। अगर बद से बदतरीन टीम अपोनेंट है तो वो उनका भी परफॉर्मेंस बद से बदतरीन बन जाता है। तो यहां पर उनको हमेशा ये देखना होगा कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाएं, और टीम सिलेक्शन इतनी वाहियात है या इतनी बेकार है कि किसको जोड़ के तेल के खिलाते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता यार। वेयर इज इमाद वसीम यार, आपका सुपरस्टार हुआ करता था वो, मिडिल ऑर्डर में आपको अच्छे रन बना करके देता था वो। आप स्ट्रगल कर रहे हो बैटिंग लाइन में, नीचे नीचे डाउन द लाइन, आपके पास ऊपर के 3 या 4 जो बैट्समैन है वो अगर नहीं चले नीचे आपकी पूरी साफ हो जाती है।
कभी शादाब मार दिया तो मार दिया, नहीं तो वो उस पर भी आप रिलायबल नहीं हो कि और शादाब हर मैच में आपको अच्छा परफॉर्म करके देगा। अब इमाद वसीम नहीं है, सरफराज अहमद कहाँ है यार? वो मतलब उनको आपने ड्रॉप कर दिया 2-3 मैच 5 मैच के परफॉर्मेंस पे, तो फिर ये आप मोहम्मद रिजवान को क्यों नहीं कर रहे हैं यार? मतलब मैं देख रहा था यार 26-27 का उनका एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट। कौन विकेट कीपर है यार आज के जमाने में जो 26-27 का एवरेज के साथ खेल रहा है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी टीम के प्लेयर्स आपके 26-27 के एवरेज पे खेल रहे होंगे। एटलीस्ट 30-35 तो होने चाहिए यार, 35 तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यार। सरफराज खान का कोई पता नहीं, फहीम अशरफ आपने उनको 3-4 साल 5 साल उनको खिलाते गए और उसका फायदा भी नहीं उठा पाए और साइडलाइन कर दिया और उनको टेस्ट में भर्ती कर दिया। टेस्ट खेल रहे हैं वो आजकल। तो ये जो ब्लंडर्स करती है पाकिस्तान, मतलब किसी को छुपा के, किसी को बिठा के, किसी को ये करके वो करके साइडलाइन करके और मैच अपने 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 जो चहेते प्लेयर्स हैं उनको खिला देते हैं, मौका दे देते हैं। तो आपने अगर किसी पे निवेश किया तो आप स्ट्रिक्ट रहो बॉस। मैं इंडिया टीम को एक तारीफ हमेशा करता हूँ, ईशान किशन इतना फ्लॉप हो रहा है, इतना फेल हो रहे, ऋतुराज गायकवाड़ इतना फेल और इतना फ्लॉप हो रहे, बट उनको चांस दे ताकि कल की डेट में ये ना बोले कि भाई मेरे को इनफ चांस नहीं मिला। कल अगर 16 रन से पाकिस्तान टीम ये बी टीम पाकिस्तान की होती है और 16-17 रन से जीत जाती है ना, तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सी आई एम एन इंडियन यार। बट पाकिस्तान क्रिकेट का ये हाल देख करके मुझे अफसोस होता है, क्योंकि वी आर एशियन, हम लोग एशियन ब्लॉक से हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये कोई एशियन टीम अच्छी करती होती है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो आपके बांग्लादेश हो, चाहे वो आपके नेपाल हो, चाहे आपके वो इंडिया हो, श्रीलंका हो। तो बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा आपके मैनेजमेंट को, स्पेशली रमीज राजा हसन को, क्योंकि जब रमीज हसन राजा बोर्ड के आपके हेड बने थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, कि हम एक अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना चाहते हैं, तब मैं मानूंगा कि हाँ मेरी टीम ऊपर जा रही है। आप अपनी लोकल टीम को हरा रहे हैं और आप अपने ही क्या बोलते हैं, अपने ही होम ग्राउंड में आप ड्रॉ करवा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से मैच, और तो क्या जीतेंगे आप बाहर जाकर के? एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस तो दीजिए ना यार। इंडिया टीम 36 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन परफॉर्मेंस उसके बाद देखिए उसका कितना जबरदस्त था, और वो एक इनिंग में 36 थे यार। फर्स्ट इनिंग में इंडिया ने लीड ही लिया था, सेकेंड इनिंग में 36 पे आउट हो गई इंडिया। तो आप कंपेयर कर रहे हो इंडिया से, या फिर ये टीम अगर एशिया कप में इंडिया से खेलेगी तो मैं लिख के दे रहा हूं यार, ये वन साइडेड अफेयर हो जाएगा। और कहीं गलती से अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी पाकिस्तान को हरा दी तो ये बहुत बुरा होगा उनके लिए, जो उन्होंने चने के झाड़ पे सारे प्लेयर्स को, सारे सुपरस्टार बना के रख दिया है, सब नीचे आ जाएंगे। एशिया कप डिफरेंट गेम है यार, यहाँ पे लोग बहुत फाइट करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ बांग्लादेश जैसी टीम को एशिया कप में जब वो आती है तो बहुत ही स्ट्रांग कंटेंडर होती है, अफगानिस्तान को बहुत स्ट्रांग कंटेंडर होती है, श्रीलंका तो अभी मतलब अभी उभरना शुरू कर रही है, लेकिन अगर वो उभर जाती है तो वो भी बहुत स्ट्रांग कंटेंडर होंगे। इसके बाद आपके अब्दुल्ला शफीक को जब आपने टीम में लिया हुआ है तो खिला नहीं रहे हो आप। आपका जो नीचे जो मिडिल ऑर्डर है, जो आपका बहुत ही कम लो और कमजोर चल रहा है, उसको आप नीचे सरकाइए ना। मतलब अगर उस दिन शहजाद खान और आपके सलमान अली आगा वो मतलब 17 बॉलों पर 28 रन और आपके 28 बॉलों पर 48 रन अगर नहीं बनाए होते तो ये मैच आप हार चुके थे बॉस। मेरे बुक्स पे नीदरलैंड वाज द विनर ऑफ दैट मैच। तो बहुत कुछ सोचने की जरूरत है, बहुत कुछ करने की जरूरत है, फील्ड पे करने की जरूरत है। आप सिर्फ बयानबाजी करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया से पिच ला रहे हैं, हम फॉरेन कोचेस ला रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बयानबाजी नहीं होती है यार। मैंने कभी भी इतना किसी भी बोर्ड चेयरमैन को मैंने कभी भी नहीं देखा इतना बात करते हुए यार, टॉकटेटिव होते हुए। रवीज राजा मतलब वन मैन शो चला रहे हैं यार। कभी देखा है सौरव गांगुली को इतना बयानबाजी करते हुए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये लाएंगे, हम वो लाएंगे? काम से काम आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर का काम करिए। रेस्ट आप प्लेयर्स को पूरा मौका दीजिए, कोचेस को दीजिए, मैनेजमेंट को दीजिए, स्टाफ को दीजिए। मतलब आपकी टीम ड्रॉ कर रही है ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया जब आई थी पाकिस्तान में
और वो मैचेस ड्रॉ हुए पुअर पिच की वजह से, तो आपका रमीज राजा आकर के वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम किस लिए ड्रॉ हुआ क्या नहीं हुआ, हम नहीं देना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज, इसलिए हम लोगों ने ऐसी पिच बनाई, ये बनाई वो बनाई। ये काम कैप्टन का है यार, ये काम मैनेजमेंट का है यार, कोच का है। वो आकर के बयान दे, आपका प्रेसिडेंट आकर के बयान नहीं देता। कभी सुना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जेम्स सुदरलैंड जब प्रेसिडेंट थे तो वो आकर के बयान देते थे? हाँ, अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटी हो गई, जैसे रेसिज्म हुआ था जब मंकी गेट स्कैंडल हुआ था, तब वो आकर के बोले थे। कोई बड़ा कांड हो तब बोले तो समझ में भी आता है। कुछ भी हो जाए मुंह उठा करके आप लोग आ जाते हो कि हमें ये स्पॉन्सर मिल गया, हम ये करने जा रहे हैं, हम वो करने जा रहे हैं। ठीक है, कर रहे हो यार, करो ना, साइलेंटली करो, कौन देख रहा है? तो चलिए, हो सकता है, मुझे लगता है कि कल पाकिस्तान की अच्छी परफॉर्मेंस आएगी, या इतना फटकार होने के बाद, या इतना फैंस की तरफ से बातें होने के बाद। लेकिन ये परफॉर्मेंस वो वो चीज़ को मरहम नहीं लगा पाएगी जो जो जख्म उन लोगों को मिला है। यहाँ पर अगर आप 500 रन बनाएंगे, 450 प्लस बनाएंगे, तब जाकर के वो धुलेगा, नहीं तो नहीं धुलने वाला है बॉस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी खबर जो हम लोगों की थी, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू हो चुका है, और डे 1 पर साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स है वो बहुत हावी रहे इंग्लैंड बैट्समैन पे। टॉस जीता था साउथ अफ्रीका ने, और ओवरकास्ट कंडीशन थी, रेन्स हो रही थी, बारिश हो रही थी कुछ बहुत दिनों से, तो उसका पूरा एडवांटेज लेते हुए आपके 116 रनों पर 6 विकेट ले लिए हैं साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के। और सिर्फ 32 ओवर का ही खेल हुआ है टोटल पूरे दिन भर में, लेकिन 6 इंपॉर्टेंट विकेट साउथ अफ्रीका निकालने में कामयाब रही। और साउथ अफ्रीका ने जो ये इंग्लैंड की बेसबॉल क्रिकेट और फलाना ढिमकाना, इसका हवा निकाल दिया है। जो आपके पास क्वालिटी बॉलर्स होते हैं ना, मतलब अभी तो महाराज बॉलिंग करने भी नहीं आए हैं, आपके पास लुंगी एनगिडी है, रबाडा है, मार्को जेंसन है और नोकिया है। ये 4 जब प्रीमियम फास्ट बॉलर जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो सामने वाली टीम की तो एकदम, मतलब इतने दबाव में खेल रही थी इंग्लैंड की। मैं जब देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये वही इंग्लैंड है जो न्यूजीलैंड की और इंडिया की बेसबॉल क्रिकेट को इतना पब्लिसाइज कर रहे थे, और इतना हार्ड इनिंग आ रहे थे, और 4-5 5.5 का रन रेट कैरी कर रहे थे, और पूरे इनिंग्स में, और 300 350 पौने 400 रन एक एक दिन में बना रहे थे। आज वो स्ट्रगल करते हुए नजर आए। आप हर दिन नहीं खेल सकते बेसबॉल क्रिकेट यार, आपको यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, वेयर यू आर एंड व्हाट यू आर। इंग्लैंड की तरफ से ओली पोप ने सिर्फ 61 रन बनाए, और वो नाबाद हैं। उनके साथ अभी जस्ट स्टुअर्ट ब्रॉड ज्वाइन किए हैं। तो ये कल देखना होगा कि ये जो अंतिम के 4 विकेट है, ये कितने रन जोड़ सकते हैं। अगर इंग्लैंड 150 पौने 200 तक जाता है तो ये उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर यही वो 125 135 रनों पर ऑल आउट हो जाते हैं तो बहुत मुश्किलात होगी इंग्लैंड को यहाँ से वापसी करने में। ओनली रेन कैन सेव इंग्लैंड। अगर बारिश होती है तभी वो बच पाएंगे, अगर 135-40 रन पे ऑल आउट हो जाते हैं तो, नहीं तो ये मैच गया, ठाकुर तो गयो। तो जो रूट आपके कप्तान चले गए, मार्को जेंसन हमेशा, ये बॉलर मुझे बहुत इंप्रेस करता है बॉस, कि ये हमेशा अपोनेंट के जो प्राइम बैट्समैन होता है उसको टारगेट करता है। साउथ अफ्रीका और इंडिया के जब मैच चल रहा था तो ये विराट कोहली के पीछे पड़ा हुआ था। विराट कोहली इसका प्रीसियस टारगेट होता था, और उसी को वो ये विकेट निकालता था। और इसके बाद आपके रबाडा ने 2 विकेट लिए हैं। आपके दोनों ओपनर्स एलेक्स लीस और जो दूसरे आपके ओपनर थे जैक क्रॉली और एलेक्स लीस को इन्होंने आउट किया। और 3 विकेट जो है वो नोकिया ने निकाले। नोकिया ने आपके बेन फोक्स और आपके जॉनी बेयरस्टो, जो आपका मिडिल ऑर्डर, उसका कमर तोड़ दिया उसने। अब आखिरी उम्मीद ओली पोप बचे हुए हैं। थोड़ी बहुत बैटिंग आपके क्या बोलते हैं स्टुअर्ट ब्रॉड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो अब उस उम्र की उस ढलान पर हैं कि उतना वो रेजिलियंट शो नहीं करते हैं, और बहुत जल्दी अपना विकेट थ्रो अवे करके चले जाते हैं। तो कल का दिन देखना जरूरी है कि मैच हो पाता है कि नहीं हो पाता, क्योंकि ओवरकास्ट है कंडीशन, और रेन की भी आशंका है, प्रिडिक्टेड है कि रेन होगी। और अगर रेन होता है तो इंग्लैंड अपने आप को सेफ करने के लिए एक मौका उनको और बहुत बेहतरीन मिल जाएगा, वरना ये मैच इंग्लैंड नहीं बचा पाएगा अगर 140 से 150 रन के अंदर ऑल आउट हो जाती है।
तो आपके ब्रेंडन मैकुलम जो कि इंग्लैंड के कोच हैं, उनकी तो हवा निकल ही गई। केकेआर ने भी उनको बहुत बड़ा झटका दिया है कि उनको हटा करके, मतलब हटा करके नहीं, क्योंकि अब वो इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच बन गए हैं, तो उनकी जगह पर अब चंद्रकांत पंडित जो कि 61 साल के हैं और अभी जस्ट वो मुंबई को रणजी ट्रॉफी का फाइनल जितवाया। ये उनकी कुल मिलाकर के 6वीं फर्स्ट क्लास टाइटल है जो कि उन्होंने जितवाया। महाराष्ट्र को 2 बार, सॉरी मुंबई को 2 बार, 2003 2004 में। उसके बाद आपके 2018-19 में विदर्भ को उन्होंने जिता रखा है। मतलब जिसको भी जिताया है कंटिन्यू 2 बार जिताया है। तो हो सकता है मध्य प्रदेश का अगला भी नंबर लग जाए, यू नेवर नो। रजत पाटीदार, और उनके पास अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं यार। ईश्वर पांडे हुआ करते थे एक जमाने में उनके बॉलर्स, अभी तो नहीं है। अवेश खान एमपी के ही हैं, अगर वो खेलते हैं तो और भी स्ट्रॉन्ग टीम होगी उनकी। तो चंद्रकांत पंडित को मैं हमेशा जानता हूँ कि वो ग्राउंड लेवल में अच्छी तगड़ी सेटिंग करते हैं और प्लेयर को इतना बड़ा बना देते हैं कि खेल में उनका खेल जब मतलब डबल हो जाता है। तो आपके चंद्रकांत पंडित के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि वो कीपर बैट्समैन हुआ करते थे और मेरे ख्याल से मुंबई के लिए खेला करते थे, और इंडिया के लिए वो 5 टेस्ट और 30 ओडीआई मैचेस खेल चुके हैं। 6 साल का उनका इंटरनेशनल कैरियर था, 1986 से 1992 तक। और अय्यर उनके जो मुंबई के प्लेयर हैं उनके साथ वो उनका फिर से क्लोज एसोसिएशन बनेगा, क्योंकि अय्यर भी मुंबई के हैं और चंद्रकांत पंडित भी मुंबई के हैं। तो दोनों मुंबई कर एक अच्छा जोड़ी बना सकती है और केकेआर को फिर से ट्रैक पर ला सकती है। केकेआर की टीम बुरी नहीं है, केकेआर की टीम बहुत ही अच्छी है, बट उनको जो स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ, मैनेजमेंट था, उनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे लग रहा था कि किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है, कौन फॉर्म में है कौन फॉर्म में नहीं, ये पिक ही नहीं करते। मतलब सिर्फ नाम के ऊपर खिलाए जा रहे थे, और नाम के ऊपर अगर आप खिलाते हो तो हाल पाकिस्तान जैसा होगा। हसन अली, इमाम उल हक, ये सब नाम पे खेल रहे हैं यार, और कुछ नहीं। सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ये सब नाम पे खेल रहे हैं सिर्फ।